हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें जो अपना यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसमें अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन ने स्थिति रूपांतरण समीकरण देख लिया, उसी में वेग रूपांतरण समीकरण देख लिया, और अपन ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि त्वरण रूपांतरण और गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर त्वरण की निश्चरता क्या होती है, ये भी चर्चा की थी। उसके बाद त्वरण के बाद अपन ने फोर्स की चर्चा की थी। ठीक है, तो फोर्स तक की निश्चरता के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसी में आगे अपन कंटिन्यू करते हुए उसी में एक अपन संवेग संरक्षण की निश्चरता देखते हैं, और संवेग संरक्षण के बाद अपन ऊर्जा संरक्षण की भी निश्चरता देखते हैं, है ना। तो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, और अपने पास अगर समय रहा तो अपन फिर डिस्कस करते हैं इसमें न्यूटन की गति के नियमों की निश्चरता के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक रह रहा है, अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई एक बार सभी इधर देखेंगे, है ना। अपन हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे भाई, हाँ हेडिंग लिखेंगे भाई, सभी लोग सभी लिखेंगे। उसी में चल रहा है भाई अपना, है ना, रूपांतरण के अंदर, गैलियन रूपांतरण के अंदर। ठीक है, अपन लिखते हैं यहाँ संवेग संरक्षण की निश्चरता। संवेग, जिसकी क्लास मिस हो गई वो पहले पिछली वाली क्लासे देखेगा भाई। संवेग संरक्षण की निश्चरता, ठीक है, 8 लेक्चर में पहले ले चुका हूँ, 9th लेक्चर है संवेग संरक्षण की निश्चरता। ठीक है भाई, किसके अंदर? गैलियन रूपांतरण के अंदर। ठीक है, तो अपन वही चीजें मान के चलते हैं। माना दो निर्देश तंत्र है, एक एस और एस डैश है। एस में अपन दो पार्टिकल मानेंगे जिनके मास m1 तथा m2 हैं। उनका टक्कर से पहले का वेग कोई u1 वेक्टर u2 वेक्टर, टक्कर के बाद का v1 वेक्टर v2 वेक्टर मान लूंगा। ठीक है, उसी प्रकार एस डैश में है तो वहां सारे क्या मान लूंगा? डैश के अंदर मान लूंगा। और तब अपन देखेंगे कि जो अपन कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू क्या होना चाहिए टक्कर के बाद का संवेग, वो वाली चीजें अपन देखते हैं भाई। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसमें। मैं लिखता हूं, माना देखेंगे भाई, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं, एस तथा एस डैश हैं। ठीक है, यदि निर्देश तंत्र एस में, यदि निर्देश तंत्र एस में दो कण, निर्देश तंत्र एस में दो कण जिनके द्रव्यमान, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। भाई क्या मान लिया मैंने? उनके द्रव्यमान कितना? m1 तथा m2 है। यदि टक्कर से पहले, टक्कर से पहले इस निर्देश तंत्र में, टक्कर से पहले इस निर्देश तंत्र में इनके वेग, इनके वेग u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर हैं। जबकि, है ना भाई, साथ साथ लिख लो ना, लैंग्वेज ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जबकि टक्कर के पश्चात, समझाने की बात होगी मैं बता दूंगा, जबकि टक्कर के पश्चात या बाद लिख सकते हो ना, टक्कर के बाद इनके वेग क्रमशः, इनके वेग क्रमशः, इनके वेग क्रमशः, जैसे तुम टक्कर में पढ़ते हो वैसे ही इनके वेग क्रमशः कितना, मैंने मान लिया v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हैं। ठीक है भाई, अपन ने दो पार्टिकल मान लिए जिनका द्रव्यमान कितना, m1 m2, और उनकी वेलोसिटी कितनी मान रखी है? टक्कर से पहले u1 u2 और बाद में कितनी, टक्कर के बाद कितना, v1 v2। ठीक है, इसी प्रकार, है ना, ये मान लिया मैंने। अतः मैं लिखता हूं यहां पे, अतः एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से भाई क्या होता है?
टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई, टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है भाई, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू क्या होता है, टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, तो देखो भाई संवेग संरक्षण, टक्कर से पहले का संवेग कितना, m1 u1, संवेग p इक्वल टू कितना होता है भाई mv, और दूसरे पार्टिकल का कितना m2 कितना भाई u2 वेक्टर, ये किसके बराबर होएगा m1 v1 वेक्टर प्लस कितना m2 कितना भाई m2 v2 वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 v2 वेक्टर। ये कोई नंबर एक लिखा मैंने, ये कोई नंबर क्या लिख दिया भाई, एक लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करता हूं एस डैश निर्देश तंत्र की। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले वेग, टक्कर से पहले वेग अपन ने मान लिया यहां u1 डैश वेक्टर तथा u2 डैश वेक्टर हैं, जबकि टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग कितना भाई v1 डैश तथा v2 डैश वेक्टर हैं। ठीक है भाई, v1 डैश तथा v2 डैश वेक्टर हैं, अतः टक्कर से पहले संवेग भाई, टक्कर से पहले संवेग, टक्कर से पहले का संवेग कितना आ जाएगा इनका m1 u1 डैश प्लस कितना भाई m2 कितना u2 डैश, और टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग ये कितना आ जाएगा m1 v1 डैश वेक्टर प्लस कितना भाई m2 v2 डैश वेक्टर। इसको कोई नंबर मैंने लिखा 2 और इसको कोई नंबर लिखा 3। अब अपन को ये प्रूव करना है भाई यहाँ से कि टक्कर से पहले संवेग संरक्षण है तो टक्कर के बाद भी क्या होना चाहिए, एस में संवेग संरक्षण है तो एस डैश में भी क्या होना चाहिए, संवेग संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ये प्रूव करेंगे यहाँ से कि ये दोनों समीकरण 2 तथा 3 क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। समीकरण 2 तथा 3 क्या हैं भाई, एक दूसरे के बराबर हैं। और वो किसकी सहायता से प्रूव करेंगे, समीकरण 1 की सहायता से प्रूव करेंगे। समीकरण किसकी सहायता से प्रूव करेंगे भाई, समीकरण 1 की सहायता से अपन क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो देखो भाई, मैंने गैलीलियन रूपांतरण पढ़ाया था आपको, तो देखना एक बार उसकी चर्चा करता हूं मैं। गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन रूपांतरण से, रूपांतरण समीकरण से ऐसे लिखता हूं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से भाई अपन ने ऐसा पढ़ा था भाई। देखना, अगर मैं उसकी बात करूं जब दोनों के केंद्र बिंदु क्या हो, समपाती हो। ठीक है, तो अपन ने ऐसा पढ़ा था भाई आर डैश वेक्टर इक्वल टू कितना आर वेक्टर माइनस कितना बी वेक्टर टी। अगर इसकी वेलोसिटी लिखा तो वेलोसिटी की फॉर्म में ऐसे लिखा था मैंने बी डैश वेक्टर इक्वल टू कितना यू वेक्टर माइनस कितना वी, ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो कहाँ था, डैश वाले में, ये कहाँ था, बिना डैश वाले में, और ये कोई कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं लिखता हूं, देखना इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं भाई। इधर देखो, अगर u1 की बात करूं मैं तो यहां लिखूंगा u1 डैश वेक्टर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा बताओ u1 वेक्टर, और माइनस कितना हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं भाई क्या u1 वेक्टर, तो u1 वेक्टर को कितना लिख दूंगा u1 डैश का वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर। ये नंबर कितने भाई, 4 नंबर। इसी प्रकार करके अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से u2, तो u2 कितना हो जाएगा भाई u2 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर, ये कोई नंबर कितना 5। इसी प्रकार अगर मैं v1 लिखना चाहूँ तो v1 कितना हो जाएगा v1 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर हो जाएगा, नंबर कितना 6। इसी प्रकार मैं v2 डैश लिखना चाहूँ, सॉरी मैं लिखना चाहूँ यहाँ से v2 वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा
v2 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर। नंबर कितने 7, नंबर कितने 7। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों अपन ने ऐसा पढ़ा है। मैंने डैश वाले की जगह डैश वाला, बिना डैश वाले की जगह बिना डैश वाला, ठीक है। तो मैंने उसी u1 के लिए लिखा है एक बार। तो u1 को ऐसे मुझे u1 वेक्टर चाहिए, क्यों समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है, वहाँ u1 u2 है, v1 v2 है। अगर उनकी वैल्यू रख दूंगा तो अपना डैश वाला कन्वर्ट हो जाएगा, और तब देखेंगे कि दोनों तीन जो इक्वेशन 2 और 3 है वो एक दूसरे के बराबर आती है नहीं आती। अगर बराबर आती है तो मैं बोल दूंगा कि गैलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग कैसी राशि है, संरक्षित है, निश्चर है, उसे अपन संवेग संरक्षण की क्या बोलेंगे भाई, निश्चरता बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण की निश्चरता बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलेगा भाई, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बोलो भाई। फिर से बता देता हूँ, देखो अपन ने ऐसा पढ़ा था भाई, ये डैश वाला ही बना, मैंने इसका ये वन निकाल दिया भाई, यू वेक्टर इक्वल टू कितना, ये डैश वाला और ये कितना बिना डैश वाला। ये कोई कांस्टेंट स्पीड थी, ये एस डैश में था, ये कोई एस में वेलोसिटी थी, ठीक है। तो अपना ये डैश वाला है तो u1 डैश u1 माइनस वी, मुझे u1 वेक्टर चाहिए, इसका ट्रांसफर कर दिया इधर, ये बन गया। इसी प्रकार u2 के लिए, इसी प्रकार v1 के लिए, इसी प्रकार v2 के लिए, ठीक है। प्राप्त मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, ठीक है। तो देखेगा एक बार सभी लोग इधर देखना भाई, समीकरण 1 में समीकरण 4, 5, 6, 7 से मान रखने पर भाई मैंने इससे उसमें मान रखता हूं। तो मान रखने के बाद देखो समीकरण 1 अपना कितना था, m1 u1 वेक्टर था। तो u1 वेक्टर का मान यहां से रख देता हूं, ये बना अपने पास कितना u1 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर था m2 u2 वेक्टर का मान यहां से, ये बना अपने पास u2 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर इक्वल टू कितना m1 v1 वेक्टर का मान यहां से, ये बना कितना अपने पास v1 डैश प्लस कितना v वेक्टर बन गया, प्लस कितना m2 v2 वेक्टर, ये बना कितना v2 डैश प्लस कितना v वेक्टर बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू मैंने वहां पे रख दी। इनको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, m1 u1 डैश प्लस कितना अलग अलग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया m1 v वेक्टर प्लस कितना बना यहाँ पे m2 u2 डैश वेक्टर प्लस कितना यहाँ पे यहाँ बना अपने पास भाई कितना m2 u2 डैश वेक्टर प्लस कितना भाई m2 कितना v वेक्टर, ये बना m1 v1 डैश वेक्टर प्लस कितना m1 v वेक्टर प्लस यहाँ पे बनेगा भाई m2, ये बना v2 डैश प्लस कितना यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ भाई नीचे m2 v वेक्टर। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं है। अब देखो इस वाले पार्ट को एक साथ लिख देता हूँ, बाकी वाले को इधर। पहले लिखता हूँ मैं यहाँ m1 u1 डैश वेक्टर प्लस लिखा मैंने m2 और u2 डैश वेक्टर प्लस यहाँ पे जो कॉमन है ये क्या है m1 प्लस m2 और ये बना कितना भाई v वेक्टर बना इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले लिख देता हूँ मैं कितना m1 v1 डैश वेक्टर प्लस कितना m2 v2 डैश वेक्टर प्लस कितना यहाँ पे बना m1 प्लस कितना m2 और ये बना कितना v वेक्टर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई दोनों साइड से। तो m1 u1 डैश वेक्टर प्लस कितना m2 u2 डैश वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा m1 v1 डैश वेक्टर प्लस कितना m2 v2 डैश वेक्टर, और ये कोई नंबर कितने भाई 8, ये कोई नंबर कितना 8। अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3 और 8 से अपन ने देखा कि अगर S में मोमेंटम कंजर्वेशन है तो S डैश में भी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। अतः S डैश निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है तथा इसे ही गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत
तथा इसे ही गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण की निश्चरता कहते हैं। संवेग संरक्षण की निश्चरता कहते हैं। भाई ध्यान रखना, जैसे अपना त्वरण क्या होता है, निश्चर होता है, उसी प्रकार फोर्स निश्चर, और फोर्स के बाद क्या, संवेग भी क्या है, निश्चर है। ठीक है, तो ये अपना संवेग संरक्षण वाला था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट देखो। चले भाई आगे, ये अपने समय की बात हो गई है ना। अब इसी के बेस पे अपन एनर्जी की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अपन, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आगे अपन लिखना भाई, इसी में अपन बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता। ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता, ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता देखेंगे भाई। ठीक है, तो सेम वही बातें लेके चलूंगा, दो निर्देश तंत्र, एस एस डैश, वेलोसिटी वही मानूंगा, सेम मानूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले की और बाद वाली हाफ एम वी स्क्वायर यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर, और उसको टक्कर के बाद के बराबर कर दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार एस डैश में मान लूंगा, और तब अपन प्रूव करेंगे अगर एस डैश में भी एनर्जी कंजर्वेशन है, एस डैश में भी क्या है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो वहां भी क्या आना चाहिए, वो बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, मैं लिखता हूं, माना एस निर्देश तंत्र, माना एस निर्देश तंत्र में दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, यदि टक्कर से पहले, सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं भाई, टक्कर से पहले इनका वेग, टक्कर से पहले इनका वेग u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर, जबकि टक्कर के बाद इनका वेग v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है, तब ऊर्जा संरक्षण से, तब क्या लिखा भाई मैंने, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से क्या लिखूंगा बताओ, टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा, टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा इक्वल टू टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई, तो टक्कर से पहले कितनी बताओ, हाफ m1 कितना u1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ m2 कितना u2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर कुछ अदर एनर्जी भी देखना चाहो कि अपन इलास्टिक कोलिजन माने, तो यहाँ अपन Q लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। इसी प्रकार भाई, इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में
निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले के वेग, टक्कर से पहले का वेग, हाँ भाई, टक्कर से पहले का वेग कितना भाई, यहां मान लूँ मैं u1 डैश वेक्टर तथा कितना, वही सेम लैंग्वेज के लिए बोला था u2 डैश वेक्टर, जबकि टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग कितना भाई, टक्कर के बाद वेग ये कितना v1 डैश वेक्टर तथा v2 डैश वेक्टर हैं। कब, यदि s डैश निर्देश तंत्र में, s डैश निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षित हो तो, है ना भाई, प्रूव करेंगे, लेकिन हो तो कैसे लिख सकते हैं अपन वो बता रहा हूं। ऊर्जा संरक्षित हो तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं यहां पे हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस कितना हाफ m2 कितना u2 डैश का स्क्वायर, यहां लिख सकता हूं हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस कितना हाफ m2 कितना v2 डैश का स्क्वायर प्लस कितना q, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब अपन को ऐसा प्रूव करना है, इसको लेके चलना है समीकरण 1 को, ऐसा आएगा तो अपन बोल देंगे ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित होती है। तो मैंने उस चीज को पहले लिख दिया कि अगर एनर्जी संरक्षण है तो अपन को ऐसा इक्वेशन मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो वही बात करते हैं अपन सेम ही। ठीक है, गैलियन रूपांतरण समीकरण लेके चलूंगा, वो चारों चीजें u1 u2 v1 v2 निकालूंगा, उन सबकी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा और ये इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखना भाई, देखो भाई समझने वाली बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं गैलियन रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से भाई, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या बोलता है भाई, अपन को कैसा, अपन ने ऐसा पढ़ा था r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना r वेक्टर माइनस कितना v वेक्टर t। अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैंने लिखा था कितना भाई v डैश मान सकता हूं, इसको मैंने u माना था वहां पे, और ये माइनस कितना v। अगर मुझे यहां से u लिखना है तो u वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा v डैश वेक्टर प्लस कितना v हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखता हूं मैं s निर्देश, पहले लिखा लास्ट वाले में वैसे के वैसे सेम, तो ये कितना बन जाएगा, पहले लिखा v u1 वेक्टर इक्वल टू कितना लिख दूंगा बताओ, यहाँ लिख दूंगा मैं u1 का डैश। ठीक है, सही लिख रहा हूँ ना, u1 का डैश प्लस कितना v वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ लिखूँ u2 वेक्टर इक्वल टू कितना, यहाँ लिख दूंगा u2 का डैश प्लस कितना v वेक्टर। पीछे देख लेना भैया ना, सेम वहीं से लिख रहा हूँ। ठीक है, u1 डैश के लिए इसके लिए लिखूंगा सेम चीज आ जाएगी, इसके लिए लिखूंगा v1 वेक्टर कितना बन जाएगा v1 डैश वेक्टर प्लस कितना u वेक्टर, इधर लिखूंगा कितना v2 कितना हो जाएगा भाई v2 डैश वेक्टर प्लस कितना u वेक्टर। इसको कोई नंबर बोलूँ 3, ये नंबर कितने 4, ये नंबर कितने 5, ये नंबर कितने 6। ठीक है, अब समीकरण 1 में ये सारी वैल्यू मैं रखता हूँ, किस में रखता हूँ भाई, समीकरण 1 के अंदर ये सारे मान रखता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में मान रखने पर, देखना भाई समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर देखना भाई अपना समीकरण कैसा था 1/2m1 u1 स्क्वायर, मतलब इसका मोड स्क्वायर कर दूं या फिर ऐसे लिख दूं मैं, u1 स्क्वायर बोले तो ऐसे लिख दूं u1 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर, इसका कितना भाई स्क्वायर प्लस कितना हाफ कितना भाई m2, और ये कितना हो जाएगा बताओ u2 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर, इसका कितना स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ लिखा मैंने हाफ m1 और v1 कितना बन जाएगा भाई v1 डैश वेक्टर प्लस कितना v वेक्टर, इसका कितना स्क्वायर प्लस कितना हाफ, ये बना m2 और ये बना कितना भाई v2 डैश वेक्टर प्लस कितना v, इसका कितना स्क्वायर और प्लस कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो क्यों नहीं, बाकी क्यों जीरो हो जाता है। ठीक है भाई, हाँ ये चीजें हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे की चीजें देखते हैं, देखना, ठीक है, यहां तक। अब इसको अपन को सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो देख लो एक बार। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को एक सोल्व करके बता देता हूं, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। u1 डैश प्लस कितना v, इसका स्क्वायर है, मतलब इसी का वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इसका ध्यान रखना। u1 डैश प्लस कितना है v, मतलब इसका खुद का खुद ही के साथ डॉट है, ठीक है। जैसे a वेक्टर b डॉट मानते हैं और दोनों को क्या कर दो, सेम कर देते हैं, उस वाली कंडीशन। तो इनको मल्टीप्लाई किया, u1 का u1 के सापेक्ष, तो इसको लिख दूं मैं u1 डैश का स्क्वायर लिख दूं या मोड स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है, प्लस इसका इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा बताओ, u1 डैश वेक्टर डॉट कितना v वेक्टर, प्लस इसका इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा कितना v वेक्टर डॉट कितना u1 डैश और प्लस कितना v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया था कि अदिश गुणा में तुम जानते भी हो और मैंने बताया भी था कि a डॉट भी इक्वल टू कितना होता है b डॉट a, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये सारी चीजें नहीं होती है, क्यों, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे u1 डैश का स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर प्लस कितना 2 u1 डैश डॉट कितना v वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं मैं भाई। तो सब में मैं सेम इसी प्रकार से ये वाली चीज अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसको चूकी करके लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको लिख लेना। अब देखो भाई, अब मैंने इसको आगे सोल्व किया तो यहां लिखता हूं मैं कितना हाफ m1, इसकी जगह ये क्वांटिटी रखता हूं मैं u1 डैश स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर प्लस कितना 2 u1 डैश वेक्टर डॉट कितना v वेक्टर, ठीक है, प्लस इसकी जगह लिखता हूं दूसरा 1/2 ये कितना भाई m2, और यहाँ कितना बन जाएगा सेम इसी तरह, u1 की जगह कितना हो जाएगा u2 डैश का स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर प्लस कितना 2 u2 डैश वेक्टर डॉट कितना v वेक्टर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल का साइन लगा दिया मैंने, यहाँ आया 1/2 m1, और ये कितना आएगा भाई v1 की जगह v1 बन जाएगा यहाँ पे v1 डैश का स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर प्लस कितना 2, यहाँ कितना v1 डैश वेक्टर डॉट कितना भाई v वेक्टर, ठीक है भाई, दिख रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या आएगा भाई, प्लस में यहाँ 1/2 ये बना कितना m2, और यहाँ कितना आ जाएगा v2 डैश स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर प्लस कितना 2 v2 और डॉट कितना v वेक्टर, और प्लस में क्या आएगा लास्ट में q आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन को इसको नंबर 1 की जैसे बनाना है, अपन को भी पता है, तो जैसा जैसा बन रहा है उनको रख लेता हूँ, बाकी को एक साइड कर देता हूँ। 1/2 m1, यहाँ से मैंने रखा u1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, तो डैश वाला रख लिया, बाकी सबको एक साइड, इसमें भी पहली वाली टर्म लिख ली मैंने, यहाँ से 1/2 m2 कितना u2 डैश का स्क्वायर, बाकी को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। बाकी बचा क्या, बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये बना कितना बताओ m1, और ये बना कितना v स्क्वायर अपॉन कितना 2 प्लस कितना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बना कितना m1 u1 डैश वेक्टर डॉट कितना v, इधर का काम हो गया। ये वाला मैं पहले लिख देता हूं भाई, ये वाला मैंने पहले लिख दिया इसका, तो है ना। अब इसकी बारी आ गई, इसमें कितना आ जाएगा प्लस कितना m2, ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना बनेगा m2, ये बनेगा u2 डैश डॉट कितना v, ठीक है भाई, सेम टर्म बन गई। इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ बनेगा 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 ये बनेगा कितना m2, और ये बनेगा v2 डैश का स्क्वायर, दो टर्म लिख ली, पहली वाली ये वाली, बाकी को मैं एक साथ लिख देता हूँ, देखना। बाकी को मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई, ये इक्वल का साइन है, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे वहाँ बनेगा अपने पास m1 और v स्क्वायर अपॉन कितना 2 सेमी टर्म बनेगी, प्लस यहाँ बनेगा कितना v1 डैश डॉट कितना v वेक्टर m1 भी मल्टीप्लाई में है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है भाई m1 है, m1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ये m1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बन गया कितना v1 डैश डॉट कितना v, और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ इसमें क्या बना, यहाँ बनेगा कितना m2 v स्क्वायर अपॉन कितना 2, प्लस यहाँ बनेगा कितना m2 ये v2 डैश डॉट कितना v वेक्टर, 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का कितना बना q बना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब यहाँ से देखो m1v²/2 m2v²/2 और इधर भी देखो यहाँ पे m1v²/2 m2v²/2, ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बराबर है भाई, इधर ये क्या है अपने पास, बराबर है, ठीक है। और इसका m2v² वाला पार्ट m2v² से कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके तो ये दो पार्ट बचे इधर, और यहाँ पे इसके ये दो पार्ट बचे इधर, ये दो पार्ट तो बचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर भी देख लेते हैं, यहाँ अपने पास कितना है, यहाँ अपने पास ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी बच रही है, इधर ये वाली, इधर ये वाली क्वांटिटी बच रही है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ भाई, देखना एक बार। अपने पास कुछ ऐसा बचा भाई, अपने पास कुछ ऐसा बचा, यहाँ पे तो ऐसा बचा 1/2 m1, और ये बचा भाई u1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा 1/2 m2, u2 प्राइम बोलो या डैश बोलो, एक ही बात है, प्लस यहाँ पे अपने पास क्या बना m1 u1 प्राइम वेक्टर डॉट कितना v वेक्टर, प्लस बना यहाँ पे m2, यहाँ बना u2 प्राइम वेक्टर डॉट कितना v वेक्टर, ठीक है भाई। और इक्वल टू यहाँ बना अपने पास भाई, इक्वल टू यहाँ बना अपने पास 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस कितना 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, प्लस यहाँ बना अपने पास भाई m1 v1 प्राइम और डॉट कितना v वेक्टर, प्लस कितना यहाँ पे बना m2 v2 प्राइम डॉट कितना v वेक्टर, प्लस कितना बना q बना, ठीक है भाई। देखो अब इसमें जो ये क्वांटिटी बन रही है अपनी m1 u1 प्राइम वेक्टर, प्लस कितना भाई m2 u2 प्राइम वेक्टर, इक्वल टू अपन किसके पढ़ के आए हैं अभी, m1 v1 प्राइम वेक्टर, प्लस कितना m2 v2 प्राइम वेक्टर। तो ये वाली क्वांटिटी है, इसमें से डॉट भी कॉमन लेके देखता हूँ, देखना एक बार, एक स्टेप और। यहाँ बना अपने पास 1/2 m1 u1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस कितना 1/2 m2 u2 प्राइम का स्क्वायर। इधर बना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 u1 प्राइम वेक्टर, प्लस कितना m2 u2 प्राइम वेक्टर, इसका डॉट किसके साथ, दोनों का v वेक्टर, इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस कितना 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, प्लस प्लस बना भाई यहाँ पे m1 v1 प्लस कितना m2 v2 प्राइम वेक्टर, और इधर डॉट कितना v वेक्टर के साथ, प्लस कितना बना q बना। अब देखो ये वाली टर्म, ये वाली दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये वाली टर्म पूरी कंप्लीट इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या अपने पास, अपने पास कुछ ऐसा बचा 1/2 m1 u1 प्राइम का स्क्वायर, 1/2 m2 कितना u2 प्राइम का स्क्वायर, इक्वल टू क्या बनेगा भाई, इक्वल बनेगा अपने पास 1/2 m1, और यहाँ बना कितना v1 स्क्वायर, प्लस कितना 1/2 m2 कितना v2 प्राइम स्क्वायर, प्लस कितना q। नंबर कितने भाई, इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपना, 7 आ गया, ठीक है। तो ये सातवां समीकरण अपन ने एस में लेके चले थे, अपन किस में आ गए, एस डैश के अंदर आ गए। तो अपन बोलेंगे कि प्राप्त समीकरण 7 क्या दिखा रहा है, ये शो करता है कि एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ है, एस डैश निर्देश तंत्र में है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अतः एस डैश निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, तथा इसे ही गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा निश्चरता कहा जाता है, ऊर्जा निश्चरता कहा जाता है भाई। तो क्या बोलेंगे अपन, ऊर्जा कंजर्वेशन बोलेंगे कि एनर्जी का भी क्या रहेगा, कंजर्वेशन रहेगा, ठीक है। तो फोर्स की बात, त्वरण की बात हो गई, फोर्स की बात हो गई, संवेग की बात हो गई, ऊर्जा। अब एक लास्ट टॉपिक और है,
2-4 मिनट का वो देख लीजिए। देखो, लिखोगे न्यूटन की गति के नियमों की निश्चरता। न्यूटन के गति के नियमों की निश्चरता भाई, है ना। ऐसे आप सब जानते हो न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, वही नियम है और उन्हीं की निश्चरता देखनी है, ठीक है। देखना, पहला नियम अपना कौन सा था भाई? पहला नियम अपना है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है? जड़त्व का नियम ये कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो क्या रहेगी? गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्या नहीं करे, आरोपित नहीं हो, बाह्य बल कार्य नहीं करे, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, यदि एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र की बात करें, यदि एफ बराबर 0 हो तो चूंकि एफ इक्वल टू कितना होता है भाई? एम ए होता है, तो यहां से एम इंटू ए कितना हो जाएगा? 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन एस डैश की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में, इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में माने एफ डैश इक्वल टू कितना? 0, तो यहाँ से ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल लेते हैं? जड़त्व का प्रथम नियम बोलते हैं, और इसी को प्रथम नियम की निश्चरता या जड़त्व की निश्चरता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। अगर सेकंड नियम की बात करूं तो सेकंड नियम क्या होता था कि किसी कण अथवा पिंड पर, ठीक है, लगने वाला बल, आरोपित बाह्य बल जो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। dp अपॉन dt, एफ इक्वल टू कितना बन जाएगा? k, और यहाँ बनेगा dt अपॉन dt, यहाँ पे k इक्वल टू कितना होता है भाई? 1, तो f इक्वल टू कितनी आ जाएगा? dp अपॉन कितना बन जाएगा? dt, चूंकि p इक्वल टू कितना होता है भाई? mv, f इक्वल टू कितना हो जाएगा? d अपॉन कितना? dt, और यहाँ कितना बन जाएगा? mv। अगर m कॉन्स्टेंट है तो इसको कितना लिख दूंगा? dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt कितना हो जाएगा? फोर्स, तो f इक्वल टू कितना बन जाएगा? ma। अगर ये एस निर्देश तंत्र में है तो किसके अंदर है भाई? एस निर्देश के अंदर, एस निर्देश तंत्र में, ठीक है। अगर एस डैश की बात करूं, इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए भाई, किसके लिए? एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, तो एस डैश में कितना बन जाएगा? अभी पढ़ा था अपन ने, एफ डैश इक्वल टू कितना बन जाएगा? एम ए डैश, और यहां से क्या होता है? एफ इक्वल टू कितना होता है? एफ डैश। तो सेकंड नियम की भी क्या है? निश्चरता है। ये भी क्या है भाई? सेकंड नियम भी क्या होता है? निश्चर होता है। तीसरे नियम की बात करता हूं, देखना, थर्ड नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला है। तीसरा नियम अपना क्रिया प्रतिक्रिया, वो भी फोर्स को ही दिखाता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या तीसरा नियम बोलते हैं भाई। क्या नियम है? प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो लिख सकते हो, प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में क्या होती है भाई? प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर कोई पार्टिकल 1 है जो 2 पे फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स लगाएगा 2 भी किस पे? 1 पे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अगर परिमाण की बात करूं मैं भाई, परिमाण की, तो परिमाण में कितना हो जाएगा? F12 का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? F कितना? 21। अगर S में है तो ऐसे है, और S डैश में है तो भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? F21 डैश इक्वल टू कितना बन जाएगा? F12 डैश बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आएंगे? दोनों फोर्स बराबर आ जाएंगे, ठीक है। F12 वाला किसके बराबर हो जाएगा? F12 डैश के बराबर हो जाएगा, और F21 वाला किसके बराबर हो जाएगा? F21 डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम की निश्चरता, ठीक है। तो न्यूटन के गति के नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत क्या होते हैं? निश्चर होते हैं, मतलब परिवर्तित नहीं होते हैं। ये अपना पहला चैप्टर था भाई, ठीक है। अब रही इसके क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं और नहीं भी आए हुए, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। बुक के जो अनसोल्ड वाली प्रॉब्लम है वो भी और सोल्ड वाली भी, ठीक है।
तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना पूरे चैप्टर को। 9 लेक्चर करा दिए मैंने, है ना। 9 लेक्चर में स्टार्टिंग से लेके निर्देश तंत्र क्या होता है सारी चीज़ें सबको डिस्क्राइब किया गया है, जो बेसिक से पढ़ाया था मैंने। 11th की चीज़ें हैं और वहाँ से लेके लास्ट तक की चीज़ें कर ली अपन ने यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार जिसकी क्लासें छूट रही हैं वो क्लासें ले, पहले स्टार्टिंग पहले लेक्चर से क्लास अटेंड करें और 9th लेक्चर तक देखें, उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम कल से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं जो भी हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन कल, ठीक है भाई, ओके भाई।